अ, चलो भाई ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में सबसे पहले तो हम लोगों के पास दे रखा है अल्काइल हैलाइड, और सर इसके हो गया था ये। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन कर लिए थे। सर 5 तक हो गया था। पक्का? हाँ भाई। अच्छा हाँ नीचे सर हो गया था। हाँ 3 4 5 कर चुके, तो ओके 6 नंबर से करना है। चलो ठीक है। आदर्श तू क्लास नहीं कर रहा था 2 3 दिन से? खाना खाने में लगा पड़ा था क्या? हाय आदर्श। ना सर छूट जाएगा। क्या? नहीं सर, जो 16 लेक्चर था वो छूट गया था, तो 17 में किया नहीं और 18 में श्योर आ गया। अबे नालायक आदमी, कैसा इंसान है भाई। अच्छा खाना खा के सो रहा है केवल। चलो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में सबसे पहला कंसिडरेशन क्या है, तो जैसे अल्काइल लाइट दे रखा है, और अल्काइल लाइट वाले पार्ट में हम लोग H2O दे रखे हैं। H2O क्या है? पोलर प्रोटिक मीडियम। तो पोलर प्रोटिक मीडियम क्या करेगा? SN1 को इंड्यूस कराएगा, और हीटिंग दे रखे हैं। तो इन जनरल SN1 होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, छेड़छाड़ मत करो भाई स्क्रीन से। खुराफात करने का मौका मिल जाता है तुम लोग करना शुरू कर देता है। अरे 9 10 का बच्चा लोग ऐसा करता है, तुम लोग ऐसा मत करो भाई। हाँ। तो H2 वाला पार्ट SN1 को फेवर करेगा, लेकिन अगर हीटिंग कर देंगे तब इस केस में E1 वाला पार्ट फेवरेबल होगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हैलोजन को हटाओ, पॉजिटिव चार्ज बना के देखो। पॉजिटिव चार्ज में ये देखो कि रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले Br को हटाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया, और पॉजिटिव चार्ज 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर है। तो अगर 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है। और अगर रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में ऋतिक अपना वीडियो ऑफ कर लो। तो इस केस में हम लोग नॉर्मली बस एक छोटा सा कंसिडरेशन लिए लेकर के चलेंगे कि इस पूरे डायग्राम को हम लोग अलग से साइड में मेंशन कर लेंगे। इस रिंग एक्सपेंशन वाले पार्ट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज अलग से मेंशन करके काम करेंगे। अब उसके बाद करना क्या है, तो रिंग एक्सपेंशन में बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट किया। तो रिंग एक्सपेंशन होने पे सीधा हम लोग 6 मेंबर रिंग पे जा सकते हैं। मतलब जो हम लोग का 5 मेंबर रिंग है वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई, ये मालूम है। और टोटल कार्बन कितने इसमें, तो 5 मेंबर रिंग प्लस एक कार्बन प्लस एक और कार्बन। तो जब 6 मेंबर रिंग में कन्वर्जन होगा, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है। तो जहाँ कहीं भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा, उससे अटैच्ड कार्बन में हम लोग एक मिथाइल ग्रुप को डाल सकते हैं। लेकिन इससे भी अपना काम चलना नहीं है। एक काम करते हैं, ज़्यादा सिंपल डायग्राम ऐसा होगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फिर से 2 डिग्री कार्बन, उसके जस्ट बगल में 3 डिग्री कार्बन। मतलब फिर से शिफ्टिंग होगा, यहाँ से हाइड्रोजन वाले पार्ट को उठा के आराम से ऊपर ले जा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज फिर से रीअरेंजमेंट में जाएगा। इसका मतलब इस पार्टिकुलर केस में फिर से 1,2 H शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, और H शिफ्ट करने के बाद हम लोग आराम से एक 6 मेंबर रिंग और पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री वाले कार्बन पे डाल सकते हैं। तो टोटल मिला करके ये 3 कार्बोकैटायन बन सकता है। और अगर 3 कार्बोकैटायन बन गया, तो हम लोग आराम से ये भी बोल सकते हैं कि इन 3 के हिसाब से हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। मेजर माइनर बाद में देखेंगे। और मेजर माइनर में एक चीज़ है कि जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, हमेशा मेजर प्रोडक्ट वहीं से आएगा, सबसे पहला सिनेरियो। तो इस केस में अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखें, तो हाइड्रोजन एलिमिनेशन कहाँ से हो सकता है, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को कंसिडर करो। तो यहाँ पे जो कार्बन है, इधर से हाइड्रोजन हटा के एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं अल्कीन वाले पार्ट में, एक पॉसिबिलिटी। उसके अलावा दूसरा हाइड्रोजन को हटा के इधर भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर दूसरे वाले केस की बात करते हैं। सेकेंड वाले सिनेरियो में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हाइड्रोजन हटाया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब एक 6 मेंबर रिंग बना रहे हैं, और 6 मेंबर रिंग में जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, इससे अटैच्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है दूसरे साइड में। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के इधर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब मिथाइल वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे अटैच्ड कार्बन पे हाइड्रोजन, तो एक ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है डबल बॉन्ड का।
और ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उससे ये दोनों कार्बन तो सेम टाइप का है, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में हम लोग आराम से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा करके डबल बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली एक स्ट्रक्चर जो हम लोग पहले कंसिडर कर चुके हैं वही चीज़ बनेगा। तो टोटल मिलाकर के 6 स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, जिसमें ये स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर कॉमन है, तो एक को छोड़ देते हैं। तो बचा कितना टोटल? 5 स्ट्रक्चर। 5 स्ट्रक्चर में जो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है वहीं से मेजर प्रोडक्ट आएगा। इसका मतलब यहाँ से जो 2 पार्ट आए ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और इन दोनों में जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है उस चीज़ को हम लोग आराम से मेजर प्रोडक्ट के लिए कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, बाकी सारे के सारे पार्ट माइनर प्रोडक्ट के जैसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है 6 नंबर में तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कोई डाउट किसी को? डाउट है तो पूछ लिया करना। देखो हम अभी फिर से वापस से बोल रहे हैं कि बहुत हम लोग एलिमेंट्री क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं या फिर बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। अगर ये सब स्टेप समझ में आते चले जाएंगे तो आगे के बहुत भारी भारी टॉपिक्स भी समझ में आएंगे। कितना भी भारी सवाल हो चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। बट अगर इन सब प्रॉब्लम में या फिर इन सब कंसेप्ट में डाउट रह जाएगा तो उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैकेनिक्स में अगर काइनेमेटिक्स नहीं मालूम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं मालूम, तो रोटेशन तो बिल्कुल खराब होगा। ऑलमोस्ट इस टाइप का चीज़ है यहाँ पे। तो इसीलिए शुरू के एलिमेंट्री पार्ट में कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी है आराम से डाउट क्लास लो या फिर क्लास में पूछ लिया करो, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगा और उसके बाद टॉपिक्स भी थोड़े डिफिकल्ट होते चले जाएंगे। टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होंगे लेकिन चीज़ें जब कनेक्टेड वे में होंगी तो 4-5 चीज़ें एक ही जगह आते चली जाएंगी, डिफिकल्टी फील होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे, बी आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट आराम से यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग ब्रोमीन को रिमूव करते हैं तो ब्रोमीन, विवेकानंद अपना ऑडियो ऑफ करके रखो क्लास के टाइम पे। हाँ चलो ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो जब ब्रोमीन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज में क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज बना इसके एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं या फिर इसके रीअरेंजमेंट की बात चेक करके देख सकते हैं। तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 5 मेंबर रिंग पे है, तो रिंग एक्सपेंशन तो नहीं हो सकता, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन 5 मेंबर में होता भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे टोटल 2 हाइपर कंजुएशन, 2 हाइपर कंजुएशन, 1 हाइपर कंजुएशन, मतलब टोटल मिला के 5 हाइपर कंजुएशन है। बट अगर यही पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट अपने जस्ट बगल वाले 3 डिग्री कार्बन पे होता तो 3 हाइपर कंजुएशन, 3 हाइपर कंजुएशन और यहाँ पे 1 हाइपर कंजुएशन, मतलब टोटल मिला करके हम लोग 7 हाइपर कंजुएशन की बात कर सकते हैं। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हम लोग को मिल सकता है। तो अगर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल सकता है इसका मतलब रीअरेंजमेंट तो होगा ही होगा। कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? तो हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट आराम से बोल सकते हैं। तो इस केस में जब एस शिफ्ट होगा तो ये दूसरा वाला कार्बोकेटायन मिल सकता है अपने को, तो हाइपर कंजुएशन को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को देखें तो 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। और जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, पॉजिटिव चार्ज को जस्ट बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट करो, तो जो 6 मेंबर रिंग बनेगा उस 6 मेंबर रिंग में एक ही कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन के बाद ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करके चले तो देख के मालूम पड़ रहा है कि यहाँ से एक और रीअरेंजमेंट वाला पार्ट आराम से निकाला जा सकता है। तो एक और रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप को उठा के इधर डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज को मिथाइल वाले कार्बन पे डाल दिया, मतलब एक और रीअरेंजमेंट वाले पार्ट का स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर 6 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर रिंग वाले पार्ट में 2 मिथाइल ग्रुप अगल बगल और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट किसी एक मिथाइल ग्रुप वाले कार्बन के साथ लगा सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल मिला के हम लोग के पास 4 डिफरेंट कार्बोकेटायन आएंगे, और अगर यहाँ से प्रोडक्ट बनाना शुरू करें तो एक हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, बाकी दोनों कार्बन सेम है, ये ऊपर वाला कार्बन और नीचे वाला कार्बन एग्जैक्टली सेम है। तो ऊपर वाले से हाइड्रोजन हटाओ या नीचे वाले से हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एक ये प्रोडक्ट बता सकते हैं हम लोग आराम से। एक तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा जब ये हाइड्रोजन हटेगा, मतलब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो जब हाइड्रोजन को हटाएंगे
तो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। फिर उसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा ले सकते हैं हम लोग, यहाँ वाले पार्ट में अगर ये पार्ट हाइड्रोजन को हटाते तो डबल बॉन्ड वाला पार्ट आराम से इस पोजीशन पे बनाया जा सकता था। ये सबसे पहली पॉसिबिलिटी। दूसरे वाले केस को अगर कंसिडर करें तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे दो कार्बन सिमिलर टाइप का टेस्ट है, अगर हाइड्रोजन को हटाए तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब आराम से एक 5 मेंबर रिंग और यहाँ वाले पार्ट में पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के अगर हाइड्रोजन को हटाए तो इधर भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब आराम से ये कंसिडरेशन लेकर के चल सकते हैं हम लोग। तो इस केस में वापस से दो प्रोडक्ट निकल के आएगा, बट मेजर इनमें से कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मेजर हम लोग हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन आफ्टर रीअरेंजमेंट वहाँ से बनाया करते हैं। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करेंगे तो थर्ड वाले केस में एक चीज़ है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इससे दो कार्बन अटैच तो है, लेकिन पहले कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच गया, इधर से हाइड्रोजन हटाओ। इसका मतलब थर्ड वाले केस में केवल एक पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है ये। अगर फोर्थ वाले कार्बन को कंसिडर करेंगे तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इससे टोटल 3 कार्बन अटैच्ड हैं और सब पे हाइड्रोजन है। तो अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन हटाएंगे तो दूसरा पाई बॉन्ड बन सकता था, तीसरा हाइड्रोजन हटाते तो तीसरा पाई बॉन्ड बन सकता था। तो एक ये पॉसिबिलिटी हम लोग का पाई बॉन्ड वाला पार्ट इधर बन गया दोनों मिथाइल कार्बन के बीच में, जब हम लोग इस हाइड्रोजन को हटाए तो। फिर उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अगर हाइड्रोजन 1 वाले पार्ट को हटाए तो ये पहला प्रोडक्ट बनेगा। अगर हाइड्रोजन 2 वाले पार्ट को हटाए तब उस केस में सेकंड ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर हाइड्रोजन 3 वाले पार्ट को हटाए तो उस केस में थर्ड ये प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन आराम से हो सकता है, जिसमें जिस अल्कीन में सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुएशन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा। अल्कीन के स्टेबिलिटी के कंपैरिजन के लिए हम लोग रेजोनेंस देखते हैं और हाइपर कंजुएशन देखते हैं। अगर रेजोनेंस है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, नहीं है तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुएशन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इस केस में सबसे पहले वाले केस में 3 हाइपर कंजुएशन, 3 2 2 मतलब टोटल मिला के 10 हाइपर कंजुएशन है। दूसरे वाले केस को अगर कंसिडर करके चले तो यहाँ वाले पार्ट में 2 1 3 हाइपर कंजुएशन है, और थर्ड वाले केस में 3 1 4 2 6 हाइपर कंजुएशन है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुएशन फर्स्ट वाले केस में है। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट आराम से अपना मेजर प्रोडक्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकता है। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 और 3 8 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें से एक मेजर पार्ट हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 7 में तो आराम से पूछ सकते हैं। लास्ट वाले में 6 हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? लास्ट वाले में 6 हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? मोहन इतना मार मारेंगे ना तुमको हम। यहाँ 3 हाइड्रोजन नहीं दिख रहा तुमको, यहाँ 2 हाइड्रोजन नहीं दिख रहा और यहाँ 1 हाइड्रोजन नहीं दिख रहा क्या? तुम लोग कार्बन का काउंटिंग बताई दिए अब हम वापस से कि कार्बन में कितने हाइड्रोजन है कितने कार्बन है, ये बताना शुरू करेंगे। अगर उस चीज को सीखना है तो सीख सकता है। 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया हम अभी, तो सीख सकता है उस चीज को आराम से। उन लोग को यही चीज सिखा रहे हैं, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। और कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में? मेरे हिसाब से प्रोडक्ट तो समझ में आ गया होगा, ट्राई अगर किया होगा तो डेफिनेटली समझ में आया होगा, बट अगर किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में तो आराम से पूछ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में शायद हमको ध्यान है मेजर प्रोडक्ट ओनली पूछा था, जहां तक हमको ध्यान है। एक मिनट, अच्छा मेजर नहीं मेंशन किया था क्या? चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में केवल मेजर प्रोडक्ट मेंशन करते हैं, ठीक है? बाकी इंटरमीडिएट स्टेप हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में केवल मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये चीज नोट करना है। तो जहाँ पे बी आर है वहाँ से बी आर हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर रिंग एक्सपेंशन होगा, फिर वापस से एक और रिंग एक्सपेंशन होगा। ऐसा केस क्लास में कराया था। तो इस केस में 2 6 मेंबर्ड रिंग 2 कार्बन से अटैच्ड आते थे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया करता था। और मेजर प्रोडक्ट बोला है तो वैसा अल्कीन चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुएशन हो। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड कार्बन एक इधर पाई बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड बनता तो 2 हाइपर कंजुएशन 2 हाइपर कंजुएशन 1 हाइपर कंजुएशन। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाए, तो इस केस में 2 हाइपर कंजुएशन 2 हाइपर कंजुएशन 2 हाइपर कंजुएशन 2 हाइपर कंजुएशन, मतलब देख करके मालूम पड़ रहा है
8 हाइपर कंजुगेशन है, यही पार्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्ट होगा, यही पार्ट मेजर प्रोडक्ट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में मेंशन किया था टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को अगर कंसिडर करें तो इस केस में सबसे पहला पार्ट ब्रोमीन हटाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाला, सबसे पहला कंसिडरेशन। और उसके बाद क्या करना है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट देखो, तो जो अपना कार्बोकटायन है वो कार्बोकटायन वाले पार्ट में कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। इसका मतलब पाई बॉन्ड आइदर राइट साइड में बनेगा या लेफ्ट साइड में बनेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ और कंसिडर नहीं कर सकते। तो रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, पाई बॉन्ड केवल दो ही पोजीशन में बन सकता है। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो एक ये कंसिडरेशन लेके चल गया और दूसरा एक ये भी कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तो जैसे सवाल ये है कि सर दोनों कार्बन तो सेम है, अगर ढंग से कंसिडर किया जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज से अटैच दोनों कार्बन तो सेम है, बट एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, जब भी कभी स्टीरियो केमिस्ट्री का सवाल देगा तो कार्बन सेम दिखे या डिफरेंट दिखे, पाई बॉन्ड बना हमेशा बना के चेक कर लिया करना, स्पेशली रिंग के केस में। अगर दोनों कार्बन सेम भी दिख रहा है तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा हो सकता है सेम ना हो। जैसे अगर मान लो कि हम लोग के पास प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी पाई बॉन्ड इधर बना या राइट साइड में बना, टोटल दो प्रोडक्ट बन सकता है। तो अगर हम लोग पहले वाले कंपाउंड को कंसिडर करें तो पहले वाले केस में एक कायरल सेंटर है, अगर एक कायरल सेंटर है मतलब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दूसरे में भी एक ही कायरल सेंटर है मतलब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और दोनों देख के मालूम पड़ रहा है एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो अगर एक कायरल सेंटर है और मिरर इमेज है, इसका मतलब क्या हो गया, तो तरीका बता दिया था तुम लोगों को कि कंपाउंड में पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करो, फिर उसके बाद ये देखो दोनों मिरर इमेज है या नहीं है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है और मिरर इमेज है मतलब दोनों के दोनों इनैंशियोमर होंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर 2 के बराबर होगा, ना कि 1 के बराबर। इस एक चीज का ध्यान रखते हुए काम करना है कि अगर इन केस हम लोग के स्टीरियो आइसोमरिज्म का सवाल देगा तो कार्बन सेम भी दिखते हैं तो भी एक बार प्रोडक्ट बना के देख लेना, स्पेशली इन केस ऑफ रिंग्स, ताकि वहाँ पे स्टीरियो आइसोमर का पार्ट हम लोग आराम से जज कर पाए। तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो, थोड़ा है सिंपल सवाल बट थोड़ा मतलब नया केस है, पहली बार इस तरह का केस देख रहे हैं इसलिए ध्यान रखने लायक केस है, ठीक है। अगर कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 तक तो पूछ सकते हैं। तुम लोग आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। क्योंकि लाइट नहीं है तो इसलिए हो सकता है, मतलब हम लोग थोड़ा माइक्रोफोन चेंज किया है, लाइट नहीं है इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो बता देना। हाँ सुमन पॉल, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट पढ़ा? हाँ सर, बहुत पहले। समझ में आया? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है। तो ये काम पहले का ही नहीं कर लिया था उस दिन, फालतू में गाली भी सुना मेरे से। चल अगले वाले का जवाब दे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने थे इसमें? बता भी सुमन, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं इसमें? नेट गायब हो गया क्या इसका? विशाल, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे क्वेश्चन नंबर 10 में? कितना? बोलो विशाल। सर मे बी मे बी टू। मे बी, वो भी मे बी बोल रहा है 2। एक चीज बता, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? बोलते जा विशाल। होगा सर। होगा रीअरेंजमेंट। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं?
सर ऊपर में ही जाएगा। ऊपर में जाएगा, और कहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर लेके चले जाए नो सर। तो? कहाँ लेके जाना चाह रहा है पॉजिटिव चार्ज को, ये बता। नहीं कहीं नहीं सर, सही है। सही है? क्या सही है? आदर्श कुमार, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? सर 3। 3? यस। ये प्रोडक्ट बनना चाहिए एक, दूसरा ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, और तीसरा ये भी प्रोडक्ट बनना चाहिए शायद, राइट? मेजर कौन सा होगा? कैसा मेजर कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट? सर? पहला वाला। पहला वाला मेजर होगा, क्योंकि पहले वाले केस में 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 हाइपर कंजुगेशन है। ये ऊपर अभी जस्ट डिस्कस भी किया था, एग्जैक्टली इसी टाइप का कार्बोकेटायन आया था, ये पार्ट। वहाँ से 3 प्रोडक्ट बने थे, जिसमें पहला वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट आया था। इस केस में टोटल 3 प्रोडक्ट होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, अभिनव, क्वेश्चन नंबर 11 में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर? हाँ सर, ट्राई नहीं किया है, कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बना, होमवर्क देते तो ट्राई किया करने, तो भगा देंगे क्लास से हम। सर 2। वो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर? यस पक्का? सर। यस सर। चलो ध्यान दो भाई। सबसे पहला काम, ब्रोमीन वाले पार्ट को हटाया यहाँ से, और जब ब्रोमीन को हटाया तो पॉजिटिव चार्ज बना के देखा कि टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। तो दोनों तरफ का कार्बन तो सेम टाइप का है, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। इधर पर प्रोडक्ट बनाओ या दूसरे साइड बनाओ, ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं आ रहा। इसका मतलब दोनों में से कहीं एक तरफ आराम से पाई बॉन्ड बना सकते हैं हाइड्रोजन वाले पार्ट को रिमूव करके। इसके बाद ये देख लो, अगर पाई बॉन्ड है तो उसमें स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो सिस और ट्रांस टोटल 2 प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना थोड़ा इस चीज़ का। हम लोग जब भी कभी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो कंपाउंड वाले पार्ट में सबसे पहला काम कार्बोकेटायन देखो, पहले तो ये देखो कि SN1 हो रहा है या E1 हो रहा है। फिर उसके बाद सबसे पहला काम कार्बोकेटायन देखो, कार्बोकेटायन वाले पार्ट में फिर रीअरेंजमेंट देखो, जितने रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है वो सारे के सारे रीअरेंजमेंट्स कराओ, और रीअरेंजमेंट कराने के बाद ये देखो कि सबसे लास्ट कार्बोकेटायन कौन सा था, वही अपना मेजर प्रोडक्ट देगा सबसे पहला चीज। और जो मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, उस प्रोडक्ट वाले पार्ट के अलावा बाकी सारे केसेस को अगर सवाल में पूछ दिया फाइंड ऑल प्रोडक्ट, तो सारे के सारे कार्बोकेटायन से जितने अल्कीन्स बना सकते हो सारे के सारे अल्कीन्स बनाओ। और उसके बाद अगर स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है तो देख लो कायरल सेंटर है या नहीं है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाला पार्ट चेक करते हुए काम करना होगा। ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका होता है। तो मेरे हिसाब से E1 रिएक्शन सबको समझ में आया होगा, बहुत ही एलिमेंट्री रिएक्शन है। और भी क्वेश्चंस कराएंगे हम लोग, जब E2 खत्म हो जाएगा तो SN1 वर्सेस SN2 वर्सेस E1 वर्सेस E2 इस चीज़ का डिस्कशन करके फिर उसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन वाला पार्ट डील करना शुरू करेंगे हम, जिसमें सारे के सारे टाइप के रिएक्शंस को हम लोग कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है? तो E1 रिएक्शन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तब उस केस में फिर हम लोग आराम से, एक मिनट, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग E2 रिएक्शन वाला पार्ट शुरू करते हैं। सर हाँ बोलो। एक बार वही क्वेश्चन निकालिए ना, 11 नंबर। एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ भाई बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 बोलो। सर तो इसमें ये कार्बोकेटायन लेफ्ट या राइट में शिफ्ट नहीं होगा हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से? कार्बोकेटायन लेफ्ट,
हाँ यार, एक चीज़ तो हम ध्यान ही नहीं दिए। ओहो, एक सेकेंड, कार्बोकेटायन लेफ्ट या राइट में तो शिफ्ट होगा ही होगा। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसमें रीअरेंजमेंट तो होगा ही होगा, हमें ध्यान नहीं दिया। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ वाले पार्ट में टोटल 2 2 4 हाइपर कंजुएशन है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले पे चला जाता है, लेफ्ट या राइट कहीं भी चले जाए, तो उसके इसमें हाइपर कंजुएशन बढ़ जाएगा। टोटल 5 हाइपर कंजुएशन है, तो शिफ्ट होगा तब तो प्रोडक्ट और बढ़ जाएंगे। सॉरी, 2 प्रोडक्ट तो चलो ठीक है, एक यहाँ से प्रोडक्ट बनाया तो इसके इसमें डबल बॉन्ड ऐसा बना चुके, और दूसरे वाले पार्ट से जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसके इसमें इधर पाई बॉन्ड आएगा, या फिर दूसरे साइड हाइड्रोजन यहाँ भी पाई बॉन्ड आएगा। तो इसका मतलब हम लोग आराम से कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करा के वापस से, एक तो यही प्रोडक्ट आएगा तो उसको काउंट नहीं कर रहे हम, दूसरा ये प्रोडक्ट निकल के आएगा, ये कंसिडर कर सकते हैं। एक ये प्रोडक्ट, दूसरा ये प्रोडक्ट, और इसमें सिस ट्रांस, इसका मतलब टोटल मिला के नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर 3 के बराबर बोलते हुए काम कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट 3। एक ये भी पार्ट रहेगा भाई, ध्यान रखना इस चीज में। और कोई डाउट किसी को? बताओ भाई जल्दी, और कोई डाउट? चलो, तो फिर हम लोग E2 रिएक्शन वाला पार्ट शुरू करते हैं। सिंपल सा रिएक्शन, E2 रिएक्शन तो खैर बहुत ही सिंपल सा है, बस उसका स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा यूनिक है। स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग आराम से छोटा धीरे धीरे करके डिस्कस करते चले जाएंगे। बाकी सबसे पहले अगर हम लोग E2 रिएक्शन वाले पार्ट की बात करें, तो E2 रिएक्शन वाले पार्ट में सबसे पहला पॉइंट जो कंसिडर करने लायक होता है, जो हम लोग को देखना होता है, वहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। जैसे SN2 था, उसी टाइप से यहाँ सिंगल स्टेप है, लेकिन उसी टाइप का रिएक्शन नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो कंसिडर करने लायक है, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। नोट करते जाओ, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसका मतलब कोई भी यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट के अलावा कोई भी इंटरमीडिएट वाला पार्ट नहीं बनेगा, ये हम लोग बाय डिफॉल्ट लेकर के चल रहे हैं। और अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसका मतलब हम लोगों का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वही एक स्टेप निकल के आएगा। बड़ा ही एलिमेंट्री सा सवाल है इसमें। और इस केस में ऑलमोस्ट इस टाइप का रिएक्शन होता है। जैसे अगर मान लो हम लोग अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट का रिएक्शन कंसिडर करना शुरू करें, रिएक्शन और भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरल अल्काइल हैलाइड के केस में E2 एलिमिनेशन में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन काफ़ी स्टैंडर्ड रिएक्शन में से एक माना जाता है। अगर अल्काइल हैलाइड में हम लोग कोई भी अल्कोहलिक KOH वाला पार्ट या अल्कोहलिक बेस लेके चले, कोई भी अल्कोहलिक बेस हो जाए और जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर का हो, तब उस केस में हम लोग कोई भी अल्कोहलिक, अच्छा चलो ऊपर ही लिख देते हैं, अल्कोहलिक KOH वाला पार्ट ले लें, या फिर अल्कोहलिक बेस वाला पार्ट ले लें, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर कर लें, तब उस केस में जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है, वो तो खैर ब्रोमीन तो हटेगा, इससे अटैच जो भी कार्बन्स हैं उन सारे कार्बन्स में से किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं हम लोग। और अगर एक कार्बन से ब्रोमीन हटा, एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। इस एक चीज़ को हम लोग E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बोला करते हैं। मैकेनिज्म क्या है आगे डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, जब तुम लोग को एलिमिनेशन डिस्कशन शुरू किया था तो उसमें एक छोटा सा टर्म मेंशन किए थे वहाँ पे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करें तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है उधर, लेकिन बहुत प्रिसाइजली नहीं है। जैसे कार्बोकेटायन बना, जहाँ से एक हैलोजन हटा कार्बोकेटायन बना, और अगर वो रीअरेंजमेंट में नहीं गया तो बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा कंसिडर करते हुए चले कि अगर हम लोग का कार्बोकेटायन वाला पार्ट बना और उस कार्बोकेटायन वाले पार्ट में हम लोग रीअरेंजमेंट करा दे, तो रीअरेंजमेंट वाले पार्ट के बाद फिर हम लोग के साथ प्रॉब्लम आएगा। अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो उस केस में अल्फा बीटा एलिमिनेशन वाला पार्ट हम लोग कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट है तब उस केस में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, जब लिविंग ग्रुप हटा वो तो अल्फा पोजीशन था, उसके जस्ट बगल वाले से हाइड्रोजन नहीं हटेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही कहीं और शिफ्ट हो गया। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन
रिएक्टेंट के टर्म में बोलना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब बोलने का एक तरीका हो सकता है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग E2 एलिमिनेशन की बात करते हैं तो हमेशा जो दोनों ग्रुप्स हटेंगे वो जस्ट बगल वाले कार्बन से ही हटा करेंगे। एक कार्बन से हेलोजन हटा तो दूसरे से हाइड्रोजन हटेगा। एक लिविंग ग्रुप एक कार्बन से हटा तो दूसरा लिविंग ग्रुप हमेशा दूसरे कार्बन से जस्ट बगल वाले ही कार्बन से हटेगा। मतलब 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन आराम से इसको बोलते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। तो सिंपल सा रिएक्शन है, बस इस केस में ये पहचानना होता है कि E2 एलिमिनेशन है। अगर ये मालूम पड़ गया E2 एलिमिनेशन है, तब उस केस में फिर हम लोगों को प्रोडक्ट बनाते वक्त कुछ पार्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करते हुए आराम से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते चले जाना होगा। ज़्यादा उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। नोट कर लो पहले ये पार्ट, रिएक्शन वाला पार्ट, फिर आगे एग्जाम्पल्स वाले पार्ट पे आते हैं। और ये भी मेंशन कर लेना पहले पॉइंट में, अल्फा बीटा एलिमिनेशन वाला पार्ट। चलो ध्यान दो। जैसे एक तो ये पार्ट है, नॉर्मली मान लो यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा, और हम लोग अगर एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, बेसिकली OH माइनस दे रखे हैं हीटिंग के साथ। तब इस केस में अगर हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है तो सिंपली एक काम करना, जिस कार्बन पे पहले तो जैसे मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग को हेलोजन हटाना है और हाइड्रोजन हटाना है, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है, सबसे पहला कंसिडरेशन ये। उसके बाद अगर मालूम पड़ गया कि E2 एलिमिनेशन होना है और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होना है, तो इस केस में जिस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच्ड है ये अपना अल्फा कार्बन हो जाएगा। सबसे पहले अल्फा कार्बन मार्क कर लो। नॉर्मली ये करने का तरीका फॉलो करना, शुरुआत में टेस्ट करना, बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। सबसे पहला काम अल्फा कार्बन मार्क कर लिया। उसके बाद उस अल्फा कार्बन से जितने भी बीटा कार्बन से अटैच्ड हैं डिफरेंट टाइप के, उनको मार्क कर लो। तो अल्फा कार्बन से जो 2 कार्बन अटैच्ड हैं, ये दोनों के दोनों कार्बन अपने बीटा कार्बन होंगे, ऐसा मार्क कर लिया। और इसके बाद हम लोग अल्फा कार्बन से एक लिविंग ग्रुप को हटाए और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है, मतलब बेसिकली दूसरा लिविंग ग्रुप, उसको अगर हटाए तो एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। जिन दोनों कार्बन के बीच में अल्फा कार्बन और सॉरी अल्फा पे लिविंग ग्रुप और बीटा पे लिविंग ग्रुप को हटाया, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। या फिर हम लोग का दूसरे साइड से अगर हाइड्रोजन हटाते हैं तो इन दोनों अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आराम से बन सकता है। मतलब दूसरी एक ये भी पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटायन वाला पार्ट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इन दोनों पार्ट में अगर मेजर माइनर प्रोडक्ट की बात करें तो इस केस में कृष्णा मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? कृष्णा का आवाज ही नहीं आता यार, इसका प्रॉब्लम होता है। सेकंड वाला सर। सेकंड वाला पार्ट मेजर होगा, क्यों? यस, मेजर। सेकंड वाला पार्ट मेजर क्यों होगा? 6 हाइपर कंजक्शन है सर। सेकंड वाले केस में 6 हाइपर कंजुगेशन है, पहले वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन। तो इस केस में नीचे वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होता है उस चीज़ को हम लोग लैंग्वेज वाइज सेचेफ्स अल्कीन या फिर सेचेफ्स प्रोडक्ट भी बोला करते हैं। ये लिखने का एक तरीका होता है, नाम थोड़ा ध्यान रखना। और जो हम लोग का लेस स्टेबल अल्कीन वाला पार्ट है, इस चीज़ को हम लोग हॉफमैन अल्कीन बोला करेंगे। मतलब लिखने का एक तरीका है हॉफमैन अल्कीन और दूसरा सेचेफ अल्कीन। क्योंकि जैसे अभी हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, जब भी मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम लोग स्टेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आगे जाने पे एक छोटा सा हेडिंग मेंशन करेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और वहाँ पे हम लोग वैसे कंडीशंस की बात करते हैं जहाँ पे ऊपर वाला पार्ट, मतलब जो लेस स्टेबल अल्कीन है, वो मेजर प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। बट इन जनरल अभी हम लोग को यही कंसिडर करके चलना है, जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस में हम लोगों का हॉफमैन प्रोडक्ट, मतलब जो लेस स्टेबल अल्कीन है, ये भी मेजर प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। तो इसलिए ये नाम बस थोड़ा ध्यान रखना अभी के लिए। हॉफमैन अल्कीन मतलब लेस स्टेबल प्रोडक्ट, और सेजेफ अल्कीन मतलब मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल प्रोडक्ट वाला पार्ट, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। नोट कर ले इस चीज़ को। सर वीडियो नहीं आ रहा, केवल वॉइस आ रहा है।
अब नेट का स्पीड अच्छा नहीं होगा भाई तुम्हारा। जब नेट का स्पीड अच्छा नहीं होता तो वीडियो नहीं आता है। वीडियो नहीं आ रहा मतलब स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा कि बस कुछ नहीं आ रहा? स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा? केवल आ रहा आपका है। ये चल रहा हाँ, बाकी लोगों को स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रहा है क्या? है। आ रहा है। हाँ सर। आ रहा है तो जिनके नेट में प्रॉब्लम होगा उनको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। चलो एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देते, रुक जाओ। अरे तुम लोग को मालूम पड़ गया है कि क्लासेस ऑनलाइन ही होना है अभी, तो नेट का कनेक्शन लगवा लो यार, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं इसमें। हम लोग भी कुछ कर थोड़े ना सकते हैं। मेरा भी नहीं आ रहा है सर। सुमन पल तेरा भी नेट नहीं चल रहा? तब 2G पे काम कर रहा है क्या? बताओ, जियो वाले इंडिया में जियो फ्री कर दिए हैं और तुम लोग अभी तक इतना ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया है, जियो फाइबर के नाम से ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहा है, और तुम लोग अभी तक बताओ 2G के स्पीड पे चल रहा है। नोट करो स्क्रीन नोट करो जो रिएक्शन लिखा रखा है। सर ये क्या मैसेज आया है स्कूल से अभी? क्या है? स्कूल रीओपनिंग के लिए मैसेज आया है स्कूल से। कब से? नहीं, अगस्त अक्टूबर और सितंबर के लिए सजेशन है पेरेंट्स का सबमिट करना कि ओपन कर सकते हैं कि नहीं। तो तुम क्या सजेशन देगा? बताओ भाई, क्या सजेशन देगा? स्कूल रीओपन करना है? यस। अच्छा, स्कूल रीओपन करना है, सही है। अभी स्कूल रीओपन नहीं हो पाएगा। प्लीज कॉल कर दीजिए ना, क्या है? प्लीज कॉल दीजिए ना। अभी स्कूल रीओपन नहीं हो पाएगा। तुम लोग को शायद हम बताए भी थे क्लास में, हम लोग बातचीत किए थे। और नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली जो झारखंड के जो हेल्थ मिनिस्टर है बन्ना गुप्ता, उनके साथ एक अपॉइंटमेंट है मेरा। एक्चुअल में कोचिंग को लेके का अपॉइंटमेंट नहीं है, एक मतलब अ, थोड़ा कुछ एक प्रोजेक्ट मतलब ये प्रोडक्ट टाइप का चीज़ है। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उनका एक कंपनी है, वो लोग मिल करके एक मतलब कुछ आइडिया का हम लोग का डिस्कशन हुआ था। तो जैसे जो सैनिटाइज़र होता है, वो सैनिटाइज़र तो चलो ठीक है हम लोग हाथ में लगा लेते हैं, लेकिन अब मान लो खाने का सामान है, कुछ और भी सामान है, तो उसमें सैनिटाइज़र थोड़ा ना लगा पाएंगे। तो उस तरह के सामान को हम लोग किस तरीके से सैनिटाइज कर सकते हैं, कैसे वायरस उसमें मार सकते हैं, उसी को लेकर के हम लोग एक प्रोटोटाइप बनाए हैं, मतलब जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है उसको यूज़ करके। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग उससे हम अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग उनसे जाकर मुलाकात कर पाए। अब हेल्थ मिनिस्टर है तो डेफिनेटली वहाँ पे पॉइंट रखेंगे ही रखेंगे हम लोग कि मतलब कोचिंग्स वगैरह कब से शुरू कर सकते हैं, फिर उसमें जो 2-3 आइडियाज़ थे हम लोग के, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और देखो, अगर हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो और अच्छी बात है। तुम भी घर पे, हम भी घर पे, चिल मारो आराम से। चलो, अगर रिएक्शन वाला पार्ट नोट कर लिया होगा तो हम लोग इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट पे मूव करते हैं। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट थोड़ा समझते हुए काम करना है तुम लोगों को। जैसे मान लो, चलो यही रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो हम लोग का रिएक्शन दे रखा था, एग्जैक्टली इसी रिएक्शन को कंसिडर करते हुए काम करते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ब्रोमीन दे रखा, और उसके अलावा फिर हम लोग जो भी हम लोग का बेस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बेस क्यों बोल रहे हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट तुम लोग को समझ में आता होगा। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सबसे शुरुआत में, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और बेस क्या होता है, वहाँ पे जो डिफरेंस हम लोग क्रिएट किए थे। तो वैभव बताना चाहेगा भाई, वैभव अग्रवाल, कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है? सर जब हाइड्रोजन रहता है तब बेस रहता है। हाइड्रोजन रहता है तो बेस रहता है, हाइड्रोजन नहीं रहता तो नहीं बेस नहीं मतलब जब रहता है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है कि H+ के साथ कंबाइन करता है? हाँ H+ के साथ सर। ठीक है, बस ये एक तब डिफरेंस बेस है। रहता न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन करता है, जबकि बेस हम लोग तब वर्ड यूज करते हैं जब H+ के साथ कॉम्बिनेशन हो। तो हम लोग यहाँ बेसिकली बेस वर्ड यूज कर रहे हैं। मतलब ये पूरा स्पीसीज H+ के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी में ज़्यादा रहेगा, और H+ के साथ कंबाइन करने की जो टेंडेंसी है उसको हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं
यहाँ पे जो भी अल्फा कार्बन है उससे अटैच्ड जो भी हम लोग का बीटा कार्बन होगा, यहाँ के हाइड्रोजन के साथ हम लोग इस बेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से समझो, अगर मान लो किसका ऑडियो ऑन है भाई, अपना ऑडियो ऑफ रखो। अगर मान लो हम लोग इस पर्टिकुलर केस में बेस वाले पार्ट को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किए, तो जैसे एक चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ से H+ तो हटने वाला है, मतलब इस बॉन्ड को हटा दिया यहाँ से, ऊपर माइनस चार्ज, सॉरी ऊपर प्लस चार्ज और नीचे माइनस चार्ज डाल दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बेस के साथ कंबाइन करके हट गया, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जस्ट बगल वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से Br को हटा रहा है। ये लिखने का एक तरीका हो सकता है, फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वाले पार्ट में से हम लोग बॉन्ड को ब्रेक किए, H+ बनाए और C- बनाए, और C- फिर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से Br को हटाया, और ये H+ वाला पार्ट किसी बेस के नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन कर गया होगा। तो अगर इस पूरे पार्ट को हम लोग एक स्टेप में करते हैं, क्योंकि मालूम पड़ चुका है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो अगर इस पूरे पार्ट को हम लोग एक स्टेप में करते हैं, तो एक स्टेप में करने का रीज़न ये रहेगा या फिर तरीका ये रहेगा कि बेस वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन तो होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा, रेदर देन नेगेटिव चार्ज के बनने के यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बनने के बजाय उसी स्टेप में जैसे ही बेस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, उसी पार्टिकुलर पार्ट में लोन पेयर जस्ट बगल वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके वहां से ब्रोमीन वाले पार्ट को हटा देगा। तो जब यहाँ से H का बॉन्ड या 2 इलेक्ट्रॉन बगल वाले पे शिफ्ट हुआ और Br हट गया यहाँ से, इसका मतलब प्रोडक्ट में आराम से वहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। ये हम लोगों के स्ट्रक्चर को समझने का एक तरीका आराम से हो सकता है। मान लो दूसरे साइड से हाइड्रोजन वाले पार्ट को कंसिडर करना है, तो वापस से सेम कंसिडरेशन है, हम लोग का बेस वाला पार्ट आराम से इस अल्फा कार्बन से अटैच बीटा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, यहाँ के बॉन्ड को लिविंग ग्रुप वाले पार्ट में हाइड्रोजन की तरफ भेज करके लिविंग ग्रुप को रिमूव कराएगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग मैकेनिज्म के फॉर्मेट में आराम से कंसिडर कर सकते हैं SN2 रिएक्शन वाले पार्ट के लिए। नोट कर लो इस चीज़ को। बहुत ही एलिमेंट्री टाइप का मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जिसका हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है, वो क्या पॉइंट्स है वो भी मेंशन करेंगे। सर बेस में नेगेटिव चार्ज लगा है, लोन पे रहेगा ना? लोन पेयर भी रह सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसलिए बोले ताकि जब H+ के साथ कंबाइन हो तो कंपाउंड न्यूट्रलाइज हो जाए। और दूसरा, जो लोन पेयर वाला बेस होता है वो तो स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होता, यहाँ पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, इसलिए हम लोग एल्कोहलिक QH वर्ड यूज़ कर रहे हैं। उसमें होता क्या है, जैसे जो OH- है वो OH- तो स्ट्रॉन्ग बेस पहले से मालूम है अपने को, बट उसके अलावा अगर हम लोग RO- में और OH- में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो RO- ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है, क्योंकि कार्बन चेन का प्लस आई इफेक्ट भी है। तो एल्कोहलिक बेस होने का बेसिक मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी एक एल्कोहल वाले पार्ट में OH- को डाल के चल रहे हैं। तो ये OH- वाला पार्ट, ऑल्दो ये फिजिबल रिएक्शन नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिजिबल रिएक्शन नहीं होने के बाद भी कुछ अमाउंट में रिएक्शन होता ही होता है। तो इस केस में जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ से RO- मिलेगा और साथ ही साथ H2O मिलेगा, और ये RO- अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेसिक बिहेवियर की वजह से आराम से रिएक्शन करता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रहा तो रिएक्शन में H+ के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो इसीलिए बेस वाले पार्ट में माइनस चार्ज मेंशन कर दिया, बट माइनस चार्ज का बेसिक मतलब समझना कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म में काम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रिएक्शन मैकेनिज्म तो समझ में आया होगा तुम लोगों को, और रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में अगर हम लोग एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम वाले पार्ट को मेंशन करें तो बड़ा ही सिंपल सा एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम है। डेविड एक चीज बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हाय डेविड धवन।
बताइए भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? भारती? रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों? पाई बॉन्ड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वाले पार्ट में पाई बॉन्ड है, लास्ट क्लास में भी शायद डिस्कस किया था इस चीज़ को। प्रोडक्ट वाले पार्ट में पाई बॉन्ड है और रिएक्टेंट में सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए भी हम लोग हीटिंग वाला पार्ट कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। तो जो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम है उसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन है, आराम से ये चीज़ कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और एक चीज़ थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, तुम लोग को बहुत पहले बोला था इस चीज़ के बारे में कि हम लोग का जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म जब शुरू हुआ था तो वहाँ पे हम एक टर्म यूज़ किए थे, हैमंड्स पोस्टुलेट। किसी को याद है? किसी कोई बताना चाहेगा हैमंड्स पोस्टुलेट? किसी को भी याद है? बोलो भैया, आदित्य कुछ बोल रहा था, सुनाई नहीं दिया। किसी को याद है? सब पेज पलट करके बताना शुरू कर सर देगा। सोच लो कि तुम लोग को थियोरेटिकल पार्ट याद नहीं रहता है, तो इसीलिए याद नहीं रहता है क्योंकि हैमंड पोस्टुलेट रेयरली कहीं यूज आता है। एक बार बताया, उसका क्वेश्चन भी उसके ऊपर नहीं है, बट फिर भी हम इसलिए बताते हैं क्योंकि उसका यूज कहीं 2-3 कंसेप्ट में है, इसलिए हम लोग को डिस्कशन भी करना होता है। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो और कभी कभी नोट्स कॉपी ऐसे रिवाइज कर लिया करो। वैसे हाँ ठीक है, एक तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी है, जुलाई खत्म हो गया, हम लोग का लास्ट ईयर टारगेट था, थोड़ा हम लोग टारगेट से पीछे चल रहे हैं, बट हम लोग अपना जो टेस्ट सीरीज है वो अगस्त में शुरू कर देंगे। तो अगला जो टेस्ट है तुम लोग का क्यूमुलेटिव टेस्ट है, उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट होगा, मतलब पार्ट टेस्ट होगा, उसके बाद जो अगला टेस्ट क्यूमुलेटिव होने वाला है वो पूरा का पूरा पार्ट टेस्ट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसके आगे सारे के सारे टेस्ट पार्ट टेस्ट होंगे और उसका अगला टेस्ट क्यूमुलेटिव टेस्ट ही रहेगा, लेकिन वो टेस्ट सीरीज का पार्ट रहेगा। टेस्ट सीरीज का सिलेबस तुमको मिल जाएगा और जो भी पेपर होगा वो एडवांस पैटर्न पे होगा, मतलब 2 पेपर जब भी टेस्ट सीरीज में होगा। और पार्ट टेस्ट में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक केवल 12th वाले पार्ट का ही रखेंगे, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और रिवीजन करना शुरू कर दो, जितना हो सकता है प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना शुरू कर दो। कोई 11th क्लास के टॉपिक में डाउट है वो डाउट भी लेके क्लियर करते चले जाओ। चलो, हैमंड्स पोस्टुलेट में हम लोग ये चीज़ मेंशन कर रहे थे कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके अंदर अपने आजू बाजू वाले दोनों स्पीसीज का कैरेक्टर होता है, और जिसके साथ उसका एनर्जी गैप कम होता है उसका कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन में, सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं, अल्काइल हैलाइड और अल्कीन, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन जिस साइड से गैप कम है एनर्जी का, उधर साइड का कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होगा। मतलब ट्रांजिशन स्टेट हैज़ अल्कीन टाइप कैरेक्टर। ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ E2 रिएक्शन को कंसिडर करना शुरू करते हैं। मतलब और भी फैक्टर्स हैं लेकिन ये भी उसके एक फैक्टर का पार्ट है। और ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली इस टाइप का होगा, जैसे मान लो कि हम लोग एक लिविंग ग्रुप वाला पार्ट, यहाँ पे ब्रोमीन दे रखा था, एक हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटा रहे थे, उसके अलावा कार्बन चेन है, दूसरे साइड भी कार्बन चेन है। तो जो बेस वाला पार्ट है, ये बेस वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, ये बॉन्ड बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट हुआ, उसके अलावा यहाँ से लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटा। तो जैसे डी हाइड्रो हेलोजनेशन में एक हेलोजन लिविंग ग्रुप है और ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है। बट अगर मान लो कोई दूसरा E2 रिएक्शन होता तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता कि यहाँ वाले पार्ट में हाइड्रोजन की जगह कोई और लिविंग ग्रुप होता और ब्रोमीन की जगह पे भी हो सकता है कोई और लिविंग ग्रुप हो, पॉसिबिलिटी है कोई भी, जनरल रिएक्शन के लिए बात करें तो सबसे पहला पार्ट, बेस वाला पार्ट लिविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा, इसका मतलब आराम से यहाँ पे हम लोग पार्शियल बॉन्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। दूसरा पार्ट, लिविंग ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग पार्शियल बॉन्ड बनाते हुए काम कर सकते हैं। तीसरा पार्ट, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा, तो जो बॉन्ड बन रहा है उस चीज़ को हम ब्लू वाले पार्ट से पार्शियल बॉन्ड से डिनोट कर देते हैं। और चौथा पार्ट, नीचे जो लिविंग ग्रुप है इसका भी बॉन्ड हट रहा, इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग आराम से पार्शियल बॉन्ड वाले पार्ट को मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर के लिए आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें अल्कीन टाइप का कैरेक्टर होगा ज़्यादा। तो अगर अल्कीन टाइप का कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम लोग जब ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बेसिकली उसको अल्कीन के स्टेबिलिटी से रिलेट करके काम करेंगे। जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा उसका ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट भी ज़्यादा रहेगा, या फिर अगर मान लो एक ही रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट बन सकता है, तो दोनों में या 2 अल्कीन्स में जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा उस अल्कीन का
ट्रांजिशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल होगा, लोअर एनर्जी पे होगा, और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन में भी ज़्यादा फैक्टर रखेगा और ज़्यादा फास्टली रिएक्शन वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं वहाँ पे। उस चीज़ को हम लोग आगे पॉइंट पे नोट डाउन करवाएंगे, पहले अभी के लिए रिएक्शन नोट करो। तो एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम नोट करो। हाँ बोलो। बेस हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। हाँ, वहाँ लीविंग ग्रुप लिखे है तो हम इसीलिए लिख दिए ताकि एक जनरलाइज वे में उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है वहाँ पे हाइड्रोजन ही, लेकिन जैसे बेस वाला पार्ट जो है इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले स्पीसीज को भी ले सकते हैं। जैसे इसके आगे एक और हम लोग हेडिंग डिस्कस करेंगे, डी हैलोजिनेशन। तो एक हैलोजन दूसरा हैलोजन दोनों हटता है। कैसे हटता है? तो उसके इसमें एक कंपाउंड दूसरे हैलोजन वाले पार्ट को 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के रिमूवल करा सकता है। तो एक जनरल वे में इस चीज़ को लिख पाए, इसलिए हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को मेंशन कर दिया। ठीक है, वहाँ बेस नहीं होना चाहिए, यस बट सर। चल जाएगा काम, समझने के लिए है वो केवल। सर हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, मैकेनिज्म एक बार बता दीजिएगा। अरे ये मैकेनिज्म, हाँ सर। हम स्टेप्स मार्क कर दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तुमको खुद समझ में आ जाएगा। एक बार देखो, स्टेप केवल मार्क किए हैं, पहला स्टेप ये है, फिर दूसरा स्टेप ये, फिर तीसरा स्टेप ये। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना। दूसरे वाले केस में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, सोच के देखो एक बार। अब समझने की कोशिश करना, ये मत बोल देना कि सर एक बार बोल ही दीजिए। मेरे बोलने से ज्यादा समझ नहीं है, अगर सोच के देखो क्या लिखा हुआ है वो, मतलब 1 2 और 3 क्या सिग्निफाई करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा बेस हाइड्रोजन। ठीक है, फिर वो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन पे जाएगा। अल्फा कार्बन की तरफ मूव करेगा, वहां से अल्फा कार्बन के लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटा देगा। जैसे रेजोनेंस करा देते हैं हम लोग, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे OH है, तो लोन पेयर वाला पार्ट जब इधर जाएगा तो बॉन्ड को यहाँ से हटा देगा। तो ये पार्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो यहाँ से इसको रिमूव करा देगा। ठीक है, तो यह ज़्यादा प्रिसाइजली समझना है तो हाइपर कंजुगेशन समझ लो, वो ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन होगा। कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इधर जाएगा, यहाँ से बॉन्ड को हटा दिया करते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ ब्रोमीन है, तो जब ये पार्ट इधर जाएगा तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड को हटा देंगे। और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर क्यों जाएगा? क्योंकि बेस वाला पार्ट H+ के साथ कंबाइन कर रहा होगा। समझ आ गया? हाँ सर। चलो ओके, छापो भाई, नीचे वाला पार्ट छापो, क्या क्या लिखा रखे थे। और जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट की बात करेंगे तो उसमें फिर रेट वाले पार्ट का एक्सप्रेशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अगर ढंग से देखो सबसे ऊपर वाले पार्ट को, तो यहाँ पे एक ही स्टेप है, वही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक ही स्टेप है तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें सबस्ट्रेट वाला पार्ट के साथ बेस कंबाइन कर रहा है। जैसे SN2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ न्यूक्लियोफाइल कंबाइन कर रहा था, एग्जैक्टली सेम टाइप से सबस्ट्रेट वाला पार्ट आराम से बेस के साथ कंबाइन कर रहा है। तो इस पूरे के पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उस केस में हम लोग का सबस्ट्रेट वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ बेस वाला पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, या फिर ओवरऑल रेट वाले पार्ट का हम लोग ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हुए काम कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इसका मतलब जैसे SN2 में न्यूक्लियोफाइल था उसी टाइप से यहाँ बेस है, तो जो फैक्टर SN2 के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया था ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का फैक्टर यहाँ पे मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। यशी एक चीज बताओ, क्या क्या फैक्टर मेंशन किया था SN2 में? सब पेज पलटना शुरू कर देगा। So concentration of substrate. देखो पेज पलटने का आवाज भी आ रहा है। सबसे पहला पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा पार्ट Leaving group.
लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तीसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल। निक्लो, अरे सब वही वाला रिलेट कर लेंगे, कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करो। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के अलावा कंसंट्रेशन ऑफ हम लोग बेस वाला पार्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट में लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बेस। फिर उसके बाद चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग मैकेनिज्म को जब कंसिडर कर रहे थे तो इस मैकेनिज्म वाले पार्ट में बेस वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, उधर का बॉन्ड बगल वाले पे शिफ्ट हुआ और ब्रोमीन वाला पार्ट हटा। तो जो ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है वो ब्रोमीन वाले पार्ट की जगह पे हम लोग क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी डाल सकते हैं। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो जल्दी हटने की टेंडेंसी में होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जल्दी लेने की टेंडेंसी में होगा, जिसकी वजह से बेस हाइड्रोजन के साथ जल्दी कंबाइन करेगा। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना जल्दी हटने की टेंडेंसी में, तो दूसरे बॉन्ड को अपने तरफ शिफ्ट कराने की टेंडेंसी में ज़्यादा रहेगा और बेस हाइड्रोजन में ज़्यादा तेजी से के साथ कंबाइन कर सकता है। तो इस केस में हायर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, वहाँ से हम लोग आराम से हायर रेट ऑफ E2 मेंशन कर सकते हैं। बट इसके बाद वाला जो पॉइंट है जो हम लोग को कंसिडर करना है, पहले इन तीनों पॉइंट को नोट करो, इसके बाद वाले पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, जो भी हम लोग ऊपर भी मेंशन किए थे हैमंड पोस्टुलेट के फॉर्मेट में। सर हाँ बोलो। सर सिग्मा बॉन्ड से स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सिग्मा बॉन्ड से स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जैसे बॉन्ड से स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, हाँ ये बताओ, बोल भाई जल्दी। सूरज, बॉन्ड से स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? बॉन्ड से अबे जिसका नालायक स्ट्रेंथ आदमी, ज्यादा होगा वो। 10वें क्लास से यही पढ़ रहा है, दो एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड बनाने से क्या होता है, तो वैलेंसी कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, जो कुछ भी। बॉन्ड्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, इंट्रैक्शन है। हम लोग उसको कोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या लंदन फोर्सेस उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी चीज़ें इंट्रैक्शन है, बस इंट्रैक्शन का टाइप अलग अलग हो गया। तो जब दो चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, मतलब बॉन्ड हो रही हैं, एक दूसरे में बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो इस केस में हम लोग जब अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड की बात करते हैं, तो उस केस में जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में काम करते हैं। तो बोलने का ये लैंग्वेज होगा, बॉन्ड बना तो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी गेन किया, या इंट्रैक्शन हुआ तो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी गेन किया। तो जितना स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, ये सिंपल सा एक तरीका हो सकता है। तो जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड या जितना स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी दोनों के दोनों अटैचमेंट वाले पूरे सिस्टम को मिलेगा। तो अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग होता है, वहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट ज़्यादा होता है। अगर सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट बन रहा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं। जबकि पाई बॉन्ड में ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में पाई बॉन्ड वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है, और उसमें भी जैसे दो पी ऑर्बिटल है तो उन दोनों को बेंड होना पड़ेगा थोड़ा ओवरलैपिंग करने के लिए। तो पाई बॉन्ड का जो ओवरलैप वाला पार्ट है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, और अगर इफेक्टिव नहीं है इसका मतलब जो पाई बॉन्ड बन रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं है। तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड वाले पार्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट रहेगा। हाँ एक चीज़ है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन कौन सा है या ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड, क्योंकि दो ही एटम्स के बीच में दो बॉन्ड्स बन गए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन है। लेकिन हम लोग एक जगह सिग्मा बॉन्ड्स अलग सिस्टम में कंपेयर कर रहे हैं और दूसरी जगह एक पाई बॉन्ड कंपेयर कर रहे हैं, तो एक पाई बॉन्ड ओवरऑल ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, उसके जगह पे अगर सिग्मा बॉन्ड होता तो ज़्यादा स्टेबिलिटी निकल के आ जाता हम लोगों के पास। ये एक चीज़ का कंसिडरेशन थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है, ठीक है। चलो इसके आगे वाले पार्ट में जैसे हम लोग
ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट को जो अभी डिस्कस कर रहे थे, ये हैमंड्स पोस्टुलेट वाला पार्ट है। हैमंड्स पोस्टुलेट के हिसाब से ट्रांजिशन स्टेट हैज अल्कीन टाइप कैरेक्टर। तो जिस केस में अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट भी ज़्यादा स्टेबल होगा, और वहाँ के हिसाब से हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा निकल के आएगा। जैसे मान लो हम एक छोटा सा कंसिडरेशन लेके चलते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ढंग से इस चीज़ को देख लो। फोर्थ पॉइंट में यहाँ से जब हम लोग रिएक्शन कराए तो हम लोग एक बेस वाले पार्ट को यूज़ किए, और जब बेस वाले पार्ट को यूज़ किए तो अल्फा कार्बन से अटैच बीटा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, एक ये प्रोडक्ट बना। उसके अलावा दूसरा एक और प्रोडक्ट का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं, दूसरे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो इस केस में दूसरा एक और ये भी प्रोडक्ट बना। इन दोनों अल्कीन में सेकेंड वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है ये मालूम है, पहला वाला पार्ट कम स्टेबल है ये भी मालूम है। तो अगर हम लोग इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो रिएक्टेंट तो एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रोडक्ट वाला पार्ट दो है, और अगर दो प्रोडक्ट है और दोनों में बी वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब बी वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और क्योंकि जब हम लोग को ए वाला पार्ट बनाना है तो हम लोग का हाइड्रोजन अलग है, हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट भी अलग बनेगा एज कम्पेयर टू बी वाला पार्ट। तो इस केस में हम लोग का दो अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट आएगा, जिसमें से एक ट्रांजिशन स्टेट ए वाले पार्ट के लिए बोल सकते हैं, और दूसरा ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट को हम लोग आराम से यहाँ से जाने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन शुरू में बिल्कुल सिमिलर टाइप का वेरिएशन होगा, उसके बाद फिर हम लोग आराम से ट्रांजिशन स्टेट को सेपरेट करना शुरू कर सकते हैं। तो जब हम लोग का दो प्रोडक्ट बनेगा या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो जितने प्रोडक्ट बनेंगे उतना एनर्जी लेवल आएगा, और जितना एनर्जी लेवल आएगा उतना ही ट्रांजिशन स्टेट भी आ सकता है। तो पहले वाले केस में ट्रांजिशन स्टेट और दूसरे वाले केस में ट्रांजिशन स्टेट, इन दोनों में हम लोग का बी वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है, और जहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट ज़्यादा निकल के आएगा। तो अगर हम लोगों को इस बार रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराना है तो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी से करेंगे। जैसे हम लोग जब SN1 रिएक्शन कर रहे थे तो भी यही काम कर रहे थे, ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी से ही काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कार्बोकैटायन से रिलेटेड था। अगर ढंग से सोचो तो वहाँ पे पहले स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, तो अगर दो या दो से ज़्यादा कार्बोकैटायन बना तो इसका मतलब ये है कि हम लोग के कार्बोकैटायन के हिसाब से अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट का लेवल निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट हम लोग के प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते थे कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, बट उसका मेन फंडा ये था ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, तो उस केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए। सेम टाइप से यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन, तो उस केस में ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, और जितना स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम रिक्वायर्ड होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोग ऐसा आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और इस पूरे कंसिडरेशन में हम लोग जैसे जब SN1 लेके चले थे तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को देखे थे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बोला था। जब SN2 लेके चले थे तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखे थे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लेके चले थे। जब हम लोग E1 एलिमिनेशन देखे थे तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लेके चले थे। अगर हम लोग E2 एलिमिनेशन लेके चलेंगे तो अल्कीन के स्टेबिलिटी से अगर मतलब है हम लोग को, जैसे एक चीज़ खुद से सोच के देखो, मान लो हम लोग का ये सब अल्कीन दे रखा, मान लो यही दो अल्कीन दे रखा है केवल, तो इन दो अल्कीन को अगर कंसिडर करना शुरू करें तो जो अल्कीन 3 डिग्री वाले कार्बन से बनेगा उसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन निकल के आएगा, जो 1 डिग्री कार्बन से बनेगा वहाँ पे कम हाइपर कंजुगेशन निकल के आएगा। तो अगर हम लोग 3 डिग्री कार्बन से अल्कीन बनाते हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट अल्कीन बन रहा है वो ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन रख रहा है, इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बोला जा सकता है वहाँ पे। और अगर हम लोग 1 डिग्री से प्रोडक्ट बनाते हैं तब उस केस में हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कम हाइपर कंजुगेशन आएगा, मतलब कम स्टेबल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल दो सारी चीज़ें SN2 के जैसी है, ऑल दो सारी चीज़ें, बस केवल एक फैक्टर का डिफरेंस है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस बार हम लोग के हायर डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड से ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम लोग अल्कीन के स्टेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे होंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर लो, ट्रांजिशन स्टेट 4th नंबर में, ट्रांजिशन स्टेट हैज़ अल्कीन टाइप कैरेक्टर, ब्रैकेट में लिख लो हैमंड्स पोस्टुलेट, Hammond's postulate
transition state has alkene type character, Hammond's postulate. Therefore, more stable alkene, higher rate of reaction. More stable alkene, higher rate of reaction. और उसके नीचे ये पूरा का पूरा पार्ट छाप लो. सर हाँ, तो पहले लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखना है या फिर मोर स्टेबल एल्कीन किससे बन रहा है वो देखना है? ऐसा कभी भी कंपेयर नहीं करने बोलेगा. जैसे लिविंग ग्रुप एबिलिटी, जैसे मान लो हम लोग SN1 रिएक्शन की बात करते थे, तो SN1 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी था और साथ ही साथ हम लोग का कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी था. तो आइदर लिविंग ग्रुप सेम रखते हुए कार्बोकैटायन को चेंज करेगा या फिर लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को डिफरेंट मतलब कार्बोकैटायन वाले पार्ट सेम रखते हुए लिविंग ग्रुप को चेंज करेगा. अब मान लो कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी रिएक्शन का रेट बढ़ा रहा है और इस लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये बढ़ा रहा है. अब दोनों में कौन सा किस टेंडेंसी में बढ़ा रहा है, किस अमाउंट में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, कैसे कंपेयर कर पाएंगे? तो कभी भी दोनों पार्ट को एक साथ इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. इधर केवल लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगा या फिर केवल जो डिग्री ऑफ कार्बन या फिर जो दूसरा फैक्टर होता है केवल वही चीज रहेगा अपने कंसंट्रेशन में. नोट करो पूरे ग्राफ वाले पार्ट को, और ग्राफ वाले पार्ट को नोट करने के बाद फिर से वही चीज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर E2 रिएक्शन मेंशन करेंगे. सर तो उसे नीचे स्क्रॉल कर देना. 1 मिनट. ठीक है, तुम लोग का रक्षाबंधन के दिन छुट्टी रखना है जी कि नहीं रखना है? ना जरूरत तो नहीं है ऐसा कुछ. ऐसे भी घर में अगर सिस्टर के साथ हाँ सर नहीं रखिए. घर में सिस्टर के साथ होगा तब तक तो रक्षाबंधन मनेगा कि नहीं मनेगा ये भी डिसाइड हो चुका होगा. मारपीट तो जरूर हुआ होगा इतने दिनों में. चलो नोट करो इसमें रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में फिर से सेम कंसिडरेशन. पहले तो RI वाला पार्ट हम लोग मतलब लिविंग ग्रुप को चेंज करेंगे, तो RI फिर उसके बाद RBr फिर उसके बाद RCl और सबसे लास्ट में RF वाला पार्ट. ऑल्दो RF में रिएक्शन नहीं हो पाएगा बहुत इजीली, बहुत रिगरस कंडीशन में यहाँ रिएक्शन होगा. और ऊपर जो लिखा था हॉफमैन अल्कीन वो इस पार्टिकुलर कंडीशन में बनता भी है. और इसमें हम लोग को ये पार्ट ध्यान रखना है, जब SN1 था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, E1 था तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, SN2 था तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. लेकिन E2 वाले पार्ट में हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री में ही हायर होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री वाला पार्ट. इस एक चीज का ध्यान रखना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे अल्कीन की स्टेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं. तो जो हम लोग का 3 डिग्री से प्रोडक्ट आएगा वहाँ ज़्यादा स्टेबल अल्कीन मिल रहा होगा हम लोग को. इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर नॉर्मल कन्वेंशन से SN2 के जैसा ही है सारा कुछ, लेकिन यहाँ पे बस रिएक्टिविटी का ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा हो गया केवल ये 4th पॉइंट की वजह से. तो ये 4th पॉइंट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा. और इसके बाद फिर हम लोग अगले वाले पॉइंट पे मूव करते हैं. नोट करो फटाफट 4th पॉइंट. जब हम लोग SN2 रिएक्शन मेंशन कर रहे थे तो वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मेंशन किया था कि रिएक्टिविटी के कंसंट्रेशन में न्यूक्लियोफाइल आया था.
तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा और जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सेम कंसिडरेशन यहाँ पे भी है कि हम लोग के एक्सप्रेशन में बेस आ रहा है, तो जितना ज़्यादा बेस होगा वो तो लिख चुके हैं हम लोग ऊपर, और जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो जब हम लोग पोलर एप्रोटिक मीडियम यूज़ करते हैं तो उस पोलर एप्रोटिक मीडियम वाले पार्ट में कोई भी नेगेटिव चार्ज अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ शो करता है, भले वो न्यूक्लियोफिलिसिटी हो या फिर वो बेसिक वाला पार्ट हो, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट हो। तो इस केस में हम लोग का पोलर एप्रोटिक मीडियम वाला पार्ट फेवर आराम से E2 रिएक्शन को कर सकता है, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। जैसे E1 में पोलर एप्रोटिक था, सिमिलर टाइप से यहाँ पे SN2 के जैसा एप्रोटिक वाला पार्ट रहेगा। और इसके अलावा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, अगर हम लोग हीट करते हैं तो हीटिंग करने से E2 एलिमिनेशन वाला पार्ट फेवर होगा। तो इस केस में हाई टेम्परेचर फेवर्स E2 रिएक्शन, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टाइप का कंसिडरेशन है, मेरे हिसाब से इसमें कोई डिफरेंस या डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, सिंपल सिंपल टाइप के रिएक्शंस हैं। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। बताओ भाई, अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई डाउट है तो, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोगों को स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का चीज़ है। उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन पूरा एक क्लास में आराम से करेंगे, और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपने क्वेश्चंस का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, E2 एलिमिनेशन वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी डिफिकल्टी है, तो आराम से पूछ सकता है। और अगर डाउट नहीं है तो फिर बुकलेट से होमवर्क देना शुरू कर रहे हैं। एक मिनट। कुछ कुछ क्वेश्चन तो होमवर्क दे ही रखा है तुम लोगों को, और बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग को और भी डिस्कशन करना है। अभी SN1 SN2 तो कंप्लीट हो चुका था, E1 वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो E1 वाला पार्ट हम लोग होमवर्क दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 29 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 सर 32 के पहले क्या बोले? 29। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 का बी पार्ट एंड सी पार्ट, बेसिकली पूरा 46 बनाना है, क्योंकि 46 के ए पार्ट में दिमाग लगाया ही था सब लोग, तो इसलिए 46 का बी पार्ट और सी पार्ट वापस से देख सकते हैं। और ट्राई करके आना, सवाल जो भी होमवर्क दे रहे हैं फिर से बोल रहे हैं, बुकलेट पूरा का पूरा सॉल्व करके आना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर SN1, तो ये तो अल्कोहल का सवाल है, ये भी अल्कोहल का सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई कर लेना, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 50 एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 50, 51,
52, 53, 58, 59। इसको ट्राई करके देखना। ऑल्दो हम लोग जितना 2-3 सवाल किए हैं एग्जाम्पल में, उससे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। सोच के देखना। उसके बाद एक्सरसाइज 3 वाले पार्ट में एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 24, 25, 25 शायद तुम्हारे टेस्ट में भी आया था, जहाँ तक हमको ध्यान है। 25, 27, 28, 30, 30 तो देखते ही मालूम पड़ जाएगा। एक बार ये सवाल सोच के देखना। 31 सोच के देखना, थोड़ा ठीक सवाल है, सोच के देखना। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 18, उसके पार्ट 2 में, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, क्वेश्चन नंबर 10 इंटीजर टाइप में, मतलब एक्सरसाइज 3 के पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 10। ये सब क्वेश्चन बनाया भी है जी तुम लोग? इतना सारा क्वेश्चन दे रखा है तुम लोगों को, कोई डाउट आउट तो पूछा नहीं है हमसे आज तक, और बना तो सबसे होगा नहीं। कॉम्प्रिहेंशन 3,
ठीक है, इतने क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। इतने क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और पहले हम E2 एलिमिनेशन करेंगे, उसके बाद डिस्कशन वाला पार्ट कैरी आउट करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी का तो आराम से पूछ सकता है, जो कुछ भी डाउट है। बताओ अभी जल्दी, कोई डाउट है? चलो, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं।